तो जश्न शुरू हो चुका है और देखिए बड़ी बात यह है कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और तीनों जगहों पर तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ में जरूर करीबी मुकाबला लग रहा था, लेकिन अभी रुझानों में बीजेपी 47 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 41 सीटों पर। तेलंगाना में सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये तीनों हिंदी भाषी क्षेत्र हैं प्रदीप जी, ये बात गौर करने वाली है जहां पर बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। इसका अर्थ क्या निकाला जाए? नहीं, 18 में लग रहा था कि ट्रेंड थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, कांग्रेस की वापसी हो रही है नॉर्थ में, लेकिन 2023 ने कहा कि वो एबरेशन था, वो अपवाद था, नियम नहीं था। और उसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, उनमें हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन ये एक बात इस्टेब्लिश हो गई कि नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में दो कम से कम, और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ बीजेपी को हराना बहुत कठिन होता है। भगवान राम वाला कार्ड भी चला है क्या? वो तो चला होगा, लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि फिनेंशियल इंक्लूजन, अगर आप रणनीति की बात करें तो जिस तरह से मोदी जी ने हमेशा कहा कि मेरे लिए एक ही जाति है गरीब, और गरीबी को हटाना मेरा सबसे बड़ा ध्येय है, तो वो जो वहाँ पे हिट किया है, जहाँ पर लोगों को एक फिनेंशियल एम्पावरमेंट चाहिए, उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में रखा। उसके अलावा विमेन वोटर्स और यूथ फर्स्ट टाइम वोटर्स जो थे 18 प्लस के, उस पे भी ध्यान दिया। अच्छा, ये जातियों में बांटने वाली बात जो बीजेपी बार बार कह रही थी, जातीय जनगणना के बहाने कांग्रेस जातियों में बांटना चाह रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ा रहा है मसला जिससे कांग्रेस को धक्का लगा, इसको खारिज कर दिया जनता ने? देखिए, ये जो मुद्दा था उनका जातीय जनगणना वाला मुद्दा, वो इन चुनावों पर ये लग रहा है कि ये चला नहीं उनका कार्ड। लेकिन जो ये दो धर्म वाला कार्ड था, आपने अभी गीत भी सुना कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे और राजस्थान में भगवा लहराएंगे। तो ये जो एक हिंदुत्व वाला कार्ड है, वो भी इसमें कहीं ना कहीं प्लस कर रहा है। ठीक है। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। एबीपी न्यूज से खास उन्होंने बातचीत की हमारे सहयोगी ब्रजेश से, सुनिए। सर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अभी अपन बैठ के हम धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिलाओं की भी जीत है, आपने सब महिलाओं ने सारे काटे निकाले, लाली बना ली। मूलतः प्रधानमंत्री जी सबके मन में है और बाकी योजनाओं का भी जिसमें लाडली बहना है उसका असर है। बाद में विस्तार। तो मूलतः प्रधानमंत्री जी का योगदान, यही कहते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। लेकिन रामकृपाल जी, क्या मुख्यमंत्री यही बन पाएंगे? ये तो मुझे पता नहीं, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, अभी भी मैं व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा नहीं जाता। 2012 से मैं एक बात कह रहा हूं, 2012 से 12, 14, 17, 19, 22, 23 और अभी 24 का होगा। इतनी परीक्षाएं मोदी के नेतृत्व में ये पार्टी दे रही है। मैं एक बात कह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों की समग्रता में हमें देखना चाहिए। एक बात, जिस पार्टी की नीतियां बहुत स्पष्ट हैं और जो पार्टी का नैरेटिव निगेटिव नहीं है। दिक्कत क्या है, इंडिया अलायंस कही है, जो भी अभी एक सवाल आप पूछ रहे थे, 3 फैक्टर हैं: भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया अलायंस, जातीय जनगणना। ये तीनों फैक्टर का टेस्ट था। ये तीनों फैक्टर नहीं चले, मतलब क्या ये तीनों कार्ड नहीं चला? ये मान लिया जाए इन तीनों कार्ड को, कार्ड की हांडी नहीं चढ़ेगी, कह रहे हैं रामकृपाल जी बार बार। ये तीनों कार्ड चलते तो क्या ये रिजल्ट सामने आता? मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने ये स्लोगन को साबित किया और तीनों बड़े छत्रपों के चेहरे को साइड करके अपने दम पे, अपनी योजनाओं के दम पे इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को नीचे से शीर्ष पे पहुंचाया। 2024 के लिए भी यही संकेत है कि मोदी है तो मुमकिन है। वो तो है ही, प्लस प्राइम मिनिस्टर के हर कैंपेन में एक जो नयापन था वो ये था, राष्ट्रीय अस्मिता की जो बात थी। और उन्होंने सिर्फ अपने आप को भारत का नेता नहीं प्रोजेक्ट किया, उन्होंने G20 को एक इलेक्शन का मुद्दा बनाया, चंद्रयान की सक्सेस को इलेक्शन का मुद्दा बनाया। हो सकता है कि ये राष्ट्रीय अस्मिता भी लोगों को यूनाइट कर गई हो हिंदी हार्टलैंड में। हिंदुत्व लेकिन चुनाव की तारीख नजदीक आते आते धर्म के इर्द गिर्द चीजें सिमटती हुई दिख रही थी, ये भी एक सच्चाई है। धर्म कुछ हिस्सों में काम आया, खासतौर से राजस्थान में अगर आप देखें तो उसमें पोलराइज करने की कोशिश, हाँ, कन्हैया लाल को कोशिश की, लेकिन ये पूरा इलेक्शन छत्रपों को दरकिनार करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया। और ये 2024 में देखें तो 2019 का जो ट्रेंड है उत्तर भारत का, उससे कम नहीं होने वाला भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये उन्होंने अपना प्री बोर्ड एग्जाम जो है ना, वो पास किया है बहुत अच्छे अंक के साथ।
मैं इसमें संशोधन ये करना चाहूँगा। देखिए, पहले ये हो रहा था कि मुख्यमंत्रियों को या क्षेत्रीय छत्रपों को, चाहे वो वसुंधरा राजे हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, इनको ऐसा लग रहा था कि इनको किनारे करके काम किया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि वहाँ पर स्थितियों को देखते हुए इन दोनों नेताओं को बोर्ड में रखा गया और बाकी छत्तीसगढ़ में भी क्षेत्रीय नेता थे उनको भी आगे, जैसे अरुण साव थे उनको रखा गया और उस वजह से सफलता और ज़्यादा अच्छी मिली। सफलता और ज्यादा अच्छी मिली। दिव्यांग मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन दर्शकों को पहले मैं बता दूं 3 घंटे हो चुके हैं, 11 बज चुके, 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी और 3 घंटों का अगर हासिल देखा जाए तो 4 में से 3 राज्य बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक तेलंगाना एक राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। यानी जो बार बार बात कही जा रही थी 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले ये सेमीफाइनल मुकाबला था, तो क्या ये सेमीफाइनल मुकाबला 3-1 से बीजेपी ने जीत लिया है? और अगर ऐसा है तो इसके आने वाले दिनों में क्या मायने मतलब है? क्या लोकसभा चुनाव में अब बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत अभी से हो चुकी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल। आपको बता दें, राजस्थान के रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, मध्य प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं 138 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी 47 सीटों पर आगे, कांग्रेस 41 सीटों पर आगे चल रही है। तेलंगाना में कांग्रेस को 65 सीटें मिल रही हैं और इस लिहाज से तेलंगाना में जादूगर ही छूमंतर, क्योंकि माई बाप जनता होती है, जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। तो जादूगर छूमंतर जो प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान को लेकर कहा था। दिव्यांग एक बात मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, दर्शकों को भी बताइए, योजनाओं की जब बात होती है तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि उनकी योजनाएं तो चली, तो अशोक गहलोत भी तो बार बार योजनाओं की बात कर रहे थे, उनकी योजनाओं को क्यों खारिज कर दिया गया? देखिए, अशोक गहलोत का मुझे लगता है कि ना हम लोग को ये एनालिसिस बाद में करना चाहिए, क्योंकि इस समय प्रेशर बहुत है, जो रुझानों का जो प्रेशर है वो बहुत है। और आप देखिए कि अभी भी छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग का अगर हम आंकड़ा देखें तो 43-37 है, यानी 5 सीटों से अभी भी कांग्रेस पिछड़ रही है। जो बीजेपी है राजस्थान में 102 है, चुनाव परिणाम आ रहे हैं, जो जब 102 आप पहुंच जाते हैं, यानी जब आप लीड में रहते हैं और अच्छी लीड में रहते हैं, ये आंकड़ा लगातार और बढ़ेगा। मेरे साथ इस वक्त मैं आता हूं राजेश जी, सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। सुप्रिया जी, तेलंगाना के लिए आपको बधाई, बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका, वहां पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन बाकी 3 राज्यों में क्या हुआ? आप सबको मेरा नमस्कार। जी हाँ, तेलंगाना के लिए बधाई मैं स्वीकार करती हूँ और सहर्ष स्वीकार करती हूँ। एक रीजनल पार्टी को हराना बड़ी बात है और ये इंडियन डेमोक्रेसी में कम देखा गया है कि एक रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी हराए, तो मेरे लिए तेलंगाना का रिजल्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमारे अपने जो एनालिसिस है उसमें छत्तीसगढ़ के नंबर में हम कहीं आगे हैं। अभी जो डेटा आ रहा है मेरे ख्याल से 4 राउंड्स के बाद का आप लोग के पास है या 5 का है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास जो रीजनल डेटा भी आ रहा है उसमें हम छत्तीसगढ़ में काफी आगे हैं। 12 बजे तक मुझे लगता है राजस्थान में भी हमारी जरूर इन नंबर से कुछ बढ़त होगी। मध्य प्रदेश बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है हमारे लिए, इसमें मैं कोई संशय नहीं है। चुनाव बहुत अलग लग रहा था, लोग बहुत त्रस्त लग रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव उस डायरेक्शन में नहीं गया जहां हम सोच रहे थे। मैं 2 चीजें जरूर कहना चाहती हूं। राजस्थान में हम ट्रेल कर रहे हैं, लेकिन हमारे नंबर लेट 70s और अर्ली 80s में होना मेरे लिए प्रोत्साहन की बात है, क्योंकि पहली बार दशकों में ऐसा हो रहा है कि जब हम दोबारा से जनमत मांगने जा रहे हैं सरकार में रहते हुए, तो नंबर्स इतने हाई है और वो हमारी योजनाओं का ही असर है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी बात है, इतने नंबर्स हमारे कभी भी सेकेंड चांस में नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ जैसा कि मैंने कहा, अंततोगत्वा हम जीतेंगे और वो प्रो इनकम्बेंसी होगा, क्योंकि हमारे जो नंबर्स हैं वो आपसे थोड़े से जुदा है जो आप लोग दिखा रहे हैं। बट हाँ, मध्य प्रदेश डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन इन्हीं नंबर्स को अगर एक्सट्रैपोलेट कर दे हम और कहें कि ये 2024 का खाका है, तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी राजनीतिक नासमझी होगी। इंतजार करते हैं और देखते हैं। नहीं, ये बात देखिए क्यों कही जा रही है सुप्रिया जी, और ये भी इंतजार करते हैं कि 2024 का चुनाव बहुत खुला है। ठीक है, नहीं चुनाव खुला है, बिल्कुल सही बात है। जनता के मन में क्या है कोई अभी नहीं कह सकता है, लेकिन इन तमाम राज्यों में जहां पर चुनाव हुए, बीजेपी के चेहरे के तौर पर मोदी जी ही नजर आए। लोकसभा चुनाव में भी चेहरा वही होंगे, तो अगर मोदी के नाम पर लोगों ने वोट डाला है, बीजेपी 3-1 से ये मुकाबला फिलहाल आपसे जीती हुई नजर आ रही है, तो इसके मायने मतलब तो है 2024 के लिए। नहीं, बीजेपी ने 2 चीजें करी हैं। बीजेपी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह अपना चीफ मिनिस्टर नहीं घोषित किया था,
और एक स्थिति थी कि कोई भी इनमें से बन सकता है, बहुत सारे प्लेथोरा ऑफ लोग बनाए थे। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में रोचक होगा देखना कि अब भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी को बनाती है या उनको दिल्ली लेके आती है और उनका यहाँ पे पारी समाप्त की जाती है। मुझे लगता है कि मेरे लिए एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भी ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि वो पसोपेश बीजेपी में है। अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो ज्यादा मार्जिन से बन रहे हैं। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में थोड़ी सी संशय की स्थिति इस बात में रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या करता है, उनकी पारी को खत्म करता है, क्योंकि वो एक प्रबल कंटेंडर है अब नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। एक ये बात है। राजस्थान में भी उन्होंने कोई किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया था, तो मैं नहीं मानती हूं अगर ऐसा है तो छत्तीसगढ़ में तो ईडी भी भेजी गई, छत्तीसगढ़ में मोदी जी खुद रहे, छत्तीसगढ़ में तो लोगों को उन्होंने जल्लाद बनने की भी नसीहत दी थी। तेलंगाना में उनकी बी पार्टी थी, तेलंगाना में वो खुद थे, मिजोरम वो प्रचार करने नहीं जा पाए, उनके घटक दल ने कहा। ठीक है, तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं, आपकी बात का अर्थ मैं निकालूं कि मोदी कार्ड नहीं चला। शिवम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी जी, पहले तो आपको बधाई। अभी तक के रुझानों के मुताबिक 3 राज्यों में आपकी सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेश जी मोदी जी को इसका क्रेडिट नहीं दे रही हैं। सुप्रिया श्रीनेश जी से ये हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो इस जीत का क्रेडिट मोदी जी को दें। आखिरकार उनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन मत पड़िए आप चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैनेजमेंट, तमाम तरह की बातें उठी थी कि मिनिस्टर्स को उतार रहे हैं, सांसदों को उतार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और न जाने क्या क्या। अब से 3 महीने पहले के ओपिनियन पोल्स देखे तो उसमें साफ साफ आता था नजर, और लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा भी पार कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मध्य प्रदेश में। एंटी इनकम्बेंसी से प्रो इनकम्बेंसी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, राजनीतिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं, चेहरा किसे कहते हैं, मुझे लगता है देश देख ले। 2024 का एक छोटा सा ये ट्रेलर है, आने वाले समय में क्या होने वाला है ये देश जानता है। और बड़ी इंटरेस्टिंगली मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि तमाम सारी चीजें करने के बाद, तमाम मेहनत के बाद अगर ये हाल है तो आने वाले समय में 24 में क्या होगा ये देश देखेगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण विषय ये है कि 18 साल की सरकार के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इतने प्रचंड बहुमत के साथ आती है तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कहीं ना कहीं जिस तरह की चीजें और जिस तरह की नीतियां रही और जितनी भी हमारी पॉलिसीज रही वो बेहद शानदार रही, सक्सेसफुल रही। टू द कॉन्ट्ररी, जितना कांग्रेस ने जो भी चीजें कही, जो भी माहौल रहा, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी ग्राउंड पे दिखा। लेकिन हाँ, फिर भी तेलंगाना में जिस तरह का सर्ज उनका रहा, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो बेहतर था। चलिए, रोमाना भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रही थी। रोमाना, बिल्कुल, मुझे लगता है सुप्रिया श्रीनेश का जरा रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रिया जी, अगर राजस्थान की बात की जाए या छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो दोनों जगह कांग्रेस की सरकार, और अभी नंबर ये बता रहा है कि दोनों जगह से कांग्रेस की विदाई हो रही है। आज के दौर में माना जाता है कि साहब एंटी इनकम्बेंसी उस रूप में कोई फैक्टर है नहीं, लेकिन क्या जहां कांग्रेस की सरकार है वहां एंटी इनकम्बेंसी आज भी फैक्टर, और जहां बीजेपी की सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश आप देख लीजिए वो बीजेपी वापसी कर रही है, शिवराज सिंह चौहान फिर से सत्ता में आ रहे हैं, आप इसे किस तरीके से रीड कर रही हैं? मैं आपको बताती हूं, मैंने जैसा कि कहा कि राजस्थान में इन नंबर्स के बावजूद मुझे लगता है हम इससे थोड़ा बेहतर करेंगे, और राजस्थान में मैं फिर भी खुश हूं क्योंकि ये काफी दशकों में हमारा बेस्ट प्रदर्शन रहा है एज इनकम्बेंट। तो ये प्रो इनकम्बेंसी भले ना हो फॉर अ गवर्नमेंट, लेकिन ये हमारी योजनाओं को सराहने का काम जरूर हुआ है। हमारे 20 या 30 पर नंबर चले जाते थे, वो हमारे लेट 70s और अर्ली 80s में है। ये बड़ी बात है, ये योजनाओं का ही इफेक्ट है। और छत्तीसगढ़ में जैसा कि मैंने कहा, मेरे नंबर बता रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, जो हमारा इंटरनल असेसमेंट है, तो उसको मैं प्रो इनकम्बेंसी मानकर ही चलूंगी। तेलंगाना में एक रीजनल पार्टी को हराकर जीतना भारतीय राजनीति में बड़ी बात है, ऐसा कम हुआ है और तेलंगाना में यह हो रहा है। इस बात को मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ, उस जनादेश को, और मैं खुश हूँ कि तेलंगाना ने एक बड़ा परिवर्तन। सुप्रिया जी, मेरे साथ अभय दुबे जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो आपसे एक सवाल लेना चाह रहे हैं। अभय जी, नमस्ते सुप्रिया जी, मैं अभय बोल रहा हूँ और मेरी जिज्ञासा केवल मध्य प्रदेश के बारे में है। आपने छत्तीसगढ़ के बारे में और राजस्थान के बारे में जो कहा है और तेलंगाना के बारे में जो कहा है, मोटे तौर पर मैं आपसे सहमत हूँ। मैं मध्य प्रदेश के बारे में जानना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में शुरू में ये छवि बन रही थी कि वहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, मेरे ऊपर भी उसकी ये छवि थी, परिवर्तन चाहती है। लेकिन धीरे धीरे देखा ये गया कि वहाँ कांग्रेस ने अपनी प्रचार मुहिम में प्रचार नामक चीज़ को तकरीबन अंतर्ध्यान कर दिया, तकरीबन लुप्त कर दिया। जितना भारतीय जनता पार्टी का सुव्यवस्थित प्रचार था और विस्तृत प्रचार था, कांग्रेस का प्रचार उतना वहाँ पर दिखा नहीं। और कांग्रेस ने जो उसकी सरकार गिराई गई थी बीच में, उस मुद्दे को भी उस तरीके से तीखेपन से नहीं उठाया।
जिससे वो जनता के सामने ये कह सकती कि भाई हमारी सरकार चुराई गई, पिछड़ गई मतलब। तो वहां पर कांग्रेस रणनीति के प्रश्न पर 18 साल पुरानी सरकार जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही थी, थकान दिखाई पड़ रही थी, वहां पे इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस हार रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, नहीं आपका सवाल सर आंखों पर, और मुझे भी हतप्रभ हूं मैं कि हम कैसे इस तरह का जनादेश आया, क्योंकि ऑन ग्राउंड फीडबैक कुछ और लग रहा था। जितने लोग वहां पर गए उनको लग रहा था तो सिर्फ हम ही ने गलत नहीं पढ़ा था। मुझे लगता है कि शायद शिवराज जी ने जो स्कीम्स लॉन्च करी उनका ज्यादा इफेक्ट हुआ, और जब कोई जनादेश आपके पक्ष में नहीं आता है तो उसके बहुत सारे फिर कारण ढूंढे जाने लगते हैं, उसमें प्रचार पर ठीकरा फोड़ा जाता है, या हमने अपनी हार को जनता को इतने तल्लीनता से नहीं बताया वो कहा जाने लगता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश इंडीड डिसअपॉइंटिंग है, और इसलिए भी डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि वहां पर ऐसा प्रतीत होता था कि लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन नहीं हुआ, और बड़े मार्जिन से नहीं हुआ। इसका मैं जनादेश का मैं स्वागत करती हूं, मतलब अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन एक बात ये सच है कि ऑन ग्राउंड जो फीडबैक था वो जो हो रहा उससे बहुत अलग था। सिर आंखों पर लेना चाहिए। शिवम त्यागी जी, सवाल मेरा आपसे यह है, चलिए इतनी अच्छी जीत मिल गई, लेकिन अब हर राज्य में आपके लिए एक बड़ी चिंता की बात यह हो सकती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मध्य प्रदेश को लेकर कुछ स्थिति साफ है क्या? शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे या नहीं बनेंगे? मुझे लगता है कि इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब आपके पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप हो, जब आपके पास इतने नेता हो, चुनाव जीत कर आते हो, तो मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व इसको तय करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब किसी को नहीं होने वाला है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सिर्फ ये एम करना है कि जिस तरीके के रिजल्ट्स रहे हैं 2024 को ध्यान में रखते हुए कौन सबसे बेहतर हो सकते हैं, संगठनात्मक हिसाब से कौन सबसे बेहतर हो सकते हैं, सरकार के हिसाब से कौन सबसे बेहतर हो सकते हैं, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के हिसाब को देखते हुए चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी। जहाँ तक बात इसके अलावा अगर मैं टोटल करने की कोशिश करूँ और देखूँ कि सम अप किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए जब हम इस कैंपेन को स्टार्ट कर रहे थे, सुप्रिया जी ने कहा कि ऑन ग्राउंड फीडबैक बिल्कुल ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये है कि ऑन ग्राउंड आप कहीं थे ही नहीं, सारी जो चीजें थी, सारा जो कैंपेन था वो हवा ही था। एक और बात उन्होंने कही कि हमारे लिए बहुत खुशी का विषय ये है कि राजस्थान में वी आर डूइंग प्रीटी वेल। मैं मानता हूं 2018 में जो आंकड़े थे सीटों में जरूर हम 73 थे और वो 100 थे, लेकिन अगर हम वोट परसेंट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंट था वो 38.77% था और कांग्रेस का जो था वो 39.0% था। मैं मानता हूं हम उससे भी बेहतर करने वाले हैं इस बार। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, राज्य में अगर सरकारों को हराने की बात करें और क्षेत्रीय पार्टियों को हराने की बात करें तो ये भी अक्सर इस देश में बहुत राज्यों में हुआ है, लेकिन यहां सबसे बड़ा जो के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। जिस तरह से प्रदेश में सरकार चली, 18 वर्षों में अच्छा काम हुआ, जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। मध्य प्रदेश के प्रभारी अश्विनी वैष्णव जी को आपने सुना। रमन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको बीजेपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पूरा दिन है और मैंने लगातार रोज आपको अपनी बात कह रहा था पिछले 3-4 दिनों से कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त एग्जिट पोल के रुझान में ही छिपा हुआ है और वो आज सत्य साबित हुआ। और मैं कहता भी था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो कमल खिल चुका है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत से सरकार का रुझान दिख रहा है। अभी भी मैं रुझान ही बोलूँगा क्योंकि 4-5 राउंड के चुनाव होने के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। सरकार बनने के रास्ते पे हम चल रहे हैं और स्पष्ट रुझान दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी आगे है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी आगे है राजस्थान में और तीनों जगह स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से आज के तारीख में बड़ी बड़ी बात करने वाले, ठीक है नतीजा क्या निकलेगा, पर भूपेश जी का नतीजा दिख रहा है कि 2 राउंड में पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जनता ने उनके सारे मंत्रियों को नकारा है, पूरी सरकार को रिजेक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया है। सर, शुरुआती बढ़त आखिर क्या माने कि बीजेपी को जनता क्यों चुन रही है? मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से
मोदी जी के काम से 9-9.5 साल की उपलब्धि को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने मेहनत किया, प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, गृह मंत्री जी ने समय दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो समय हमको दिया और जनता को मोदी जी की गारंटी, जनता ने उस पर भरोसा किया, भूपेश की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये प्रथम चरण के रुझान में स्पष्ट दिख रहा है और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए और राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद मिला और हम जीत की ओर बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आपको सबसे ज्यादा भरोसा, आप सबसे मुखर होकर बोले कि हम जीत रहे हैं, भूपेश पे भरोसा लोगों का कम हो गया और सबसे बड़ी बात गृह मंत्री ने आप पर भरोसा जताया था। आपको अंडर करंट पता था सर कैसा हो रहा है? अंडर करंट दिख रहा था और इतना बड़ा अंडर करंट होगा इसका एहसास सामान्यतः लोगों को नहीं हो पा रहा था, मगर मैं इस बात को लगातार रिपीट कर रहा था। मेरी बात को लोग भरोसा कितना करते हैं मैं नहीं जानता, मगर मैं मीडिया के माध्यम से रोज बोल रहा था, एक ही बात को रिपीट कर रहा था कि ज़बरदस्त अंडर करंट है और भूपेश को छत्तीसगढ़ की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, उसके चेहरे को हराना चाहती है। सर आप बैकफुट पे थे एकदम से, क्योंकि आपको क्या लगता है क्या गेम चेंजर रहा जो आप अचानक से जो बिल्कुल बैकफुट पे थे अचानक से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? तो ऐसी कौन सी गेम चेंजर पॉलिसी थी, कौन किस तरह से इसको मोबिलाइज किया आपने पूरे कैडर को? नहीं, लीड डॉक्टर रमन ने नहीं किया, लीड पूरे सामूहिक नेतृत्व में हमने किया, मैं भी मेहनत किया, मेरी पूरे हम सब ने किया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इतना समय दिया। मगर जैसे ही हमारी घोषणा पत्र जारी किया हमने और वो घोषणा पत्र में मोदी जी की गारंटी उसमें लग गया, उसके बाद जनता को 100% भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है और मोदी जी की बात पे और 15 साल, फिर मैं रिपीट करूंगा, 15 साल जो डेवलपमेंट के काम हमने किया था विकास के, उस काम को भी मुहर लगाया। क्या आपको लगता है कि जो करप्शन था, जो भूपेश बघेल ने जो किया था लगातार एक के बाद एक करप्शन की जो चीजें सामने निकल करके आ रही थी, उसने भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? बहुत बड़ा मुद्दा था भूपेश बघेल के करप्शन और लगातार वो शराब की घोटाला हो, कोयला का घोटाला हो, महादेव ऐप का मामला हो, पीएससी में भर्ती में युगों के साथ छल किया गया वो घोटाला हो, महिलाओं के साथ जो उस प्रकार से वादा खिलाफी किया गया वो बातें हैं। इन बातों को लेकर लोग भूपेश के चेहरा को बदलना चाहते थे। एक बात ये सामने आ रही थी सर, एक बात ये सामने आ रही थी कि बीजेपी जो है शहरों में अच्छा करेगी लेकिन गाँव में क्योंकि किसानों तक उनका पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो योजनाएं हैं और जो आपकी बातें हैं वो ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच पाई हैं? पूरी महिलाओं ने और युवकों ने जम के वोट दिया और किसानों ने भी समर्थन दिया। 9 मंत्री पीछे हैं, अगर 9 मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे? ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको भी जवाबदारी देगी। हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, जब जैसी जो जवाबदारी दी गई उसका पालन किया, आगे जैसे पार्टी का निर्देश होगा और जिसको भी जवाबदारी दी जाएगी सब मिलके उसको छत्तीसगढ़ में एक बेहतर सरकार बनाने का काम। तो रमन सिंह को आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री इस बार भी बन पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। उनका ये कहना था कि पार्टी इस बारे में फैसला करेगी। तो छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी के रुझानों के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और तेलंगाना कांग्रेस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के आंकड़े भी हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। मैं आपको जरा काउंटिंग सेंटर लिए चलता हूं मेरी सहयोगी रोमाना के पास। तो मध्य प्रदेश को लेकर जो तस्वीर अब उभर रही है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश 230 विधानसभा सीटें और बीजेपी आप देख रहे हैं 136 विधानसभा सीटों पर रुझान में बीजेपी को बढ़त, कांग्रेस 93। और ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का नक्शा आपके सामने है। मैं शुरुआत बघेलखंड रीजन से कर रही हूं, अलग अलग रीजन की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। और देखिए बघेलखंड रीजन बीजेपी 38, कांग्रेस 18, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जा रही। कमोबेश बघेलखंड की अगर बात की जाए तो ये तस्वीर वैसी ही है जैसी 2018 में थी। 2018 में भी इस बघेलखंड रीजन में बीजेपी को करीब 36 सीटें मिली थी और कांग्रेस के खाते में इसी तरीके से 18 सीटें के आसपास आई थी। तो कमोबेश बघेलखंड उसी तरीके से मजबूती से बीजेपी के साथ इस बार भी जा रहा है जैसे हर बार जाता है। बघेलखंड
बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। अब आप आ गए ये दूसरे रीजन में, ये ग्वालियर चंबल वाला इलाका, जिसे पिछले दिनों आपने जोर शोर से जब पॉलिटिकल चर्चाएं सुनी थी तो फिर सिंधिया के इलाके के तौर पर जाना था, और बड़ा सवाल यह था कि ये रीजन सिंधिया का गढ़ या फिर कांग्रेस का किला साबित होगा। और ऐसे में देखिए किस तरीके से 2018 के मुकाबले चंबल की 34 सीटों में जबरदस्त अंदाज में बीजेपी सेंधमारी करते हुए कांग्रेस के किले में कि कांग्रेस 16 पर ही रह गई और बीजेपी का आंकड़ा यहां बढ़ गया। अब आप अगला रीजन जो देख रहे हैं वो महाकौशल रीजन है, और महाकौशल रीजन कौन सा? छिंदवाड़ा, जहां आता है कमलनाथ का जो इलाका है वही ये रीजन है। और देखिए किस तरीके से ये महाकौशल रीजन 42 सीटें, अमूमन इस रीजन में कांग्रेस को जबरदस्त बढ़त मिलती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ज्यादा बेहतर बीजेपी के मुकाबले नहीं कर पा रही इस रीजन में, बल्कि बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ से वो जो दिग्गजों वाला दाव चला गया उसका फायदा यहां पर साफ तौर पर बीजेपी को मिल रहा है, क्योंकि चाहे नरसिंहपुर, होशंगाबाद वाला इलाका हो या फिर जबलपुर, राकेश सिंह को जहां से उतारा गया है, ये वो तमाम इलाके हैं जहां बीजेपी बढ़िया तरीके से सीटें हासिल करती हुई, और बीजेपी का आंकड़ा महाकौशल में 42 में से 20 और कांग्रेस सिर्फ महाकौशल में 22 सीट ही हासिल कर रही है, जबकि ये कांग्रेस का गढ़ महाकौशल माना जाता है। अब मैं अगले रीजन पर आ गई हूं, ये निमाड़ रीजन है जिसका आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। 28 सीटें आती हैं, ज्यादातर आदिवासी बहुल ये पूरा इलाका माना जाता है, और इसमें देखिए किस तरीके से बीजेपी 19 और कांग्रेस के खाते में 9 सीटें, मतलब जो आदिवासी बहुल इलाका, उस आदिवासी बहुल इलाके में जिसको पारंपरिक तौर पर माना जाता था कि साहब वो कांग्रेस के साथ चला जाता है, बीजेपी देखिए कैसे सेंधमारी करते हुए, बढ़त बनाते हुए आदिवासी बहुल इलाके में मध्य प्रदेश के साफ तौर पर अपर हैंड बीजेपी का। और ये मालवा आ गया। मालवा हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, वो इंदौर, उज्जैन वाली तमाम जो सीटें हैं वो सब इसी मालवा में आती हैं। कैलाश विजयवर्गीय इसी मालवा से ही उम्मीदवार इंदौर 1 सीट से थे, तो मालवा 45 सीटें हैं और बीजेपी को 24 मिल रही है। कांग्रेस यहां पर बराबरी की टक्कर बीजेपी को देती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है उसमें बीजेपी 137 और कांग्रेस 92। और ये भोपाल रीजन, मतलब ये मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, जिनका चेहरा तो पार्टी ने आगे नहीं किया, लेकिन भोपाल रीजन में शिवराज सिंह चौहान का जादू साफ तौर पर चलता हुआ नजर आ रहा है। 25 सीटें भोपाल रीजन की, जिसमें बीजेपी 19, कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट रही है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर जो उभरी है, इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? अभय जी जल्दी से। देखिए, मेरी मान्यता यह है कि ये चुनाव, मध्य प्रदेश का ये चुनाव शिवराज सिंह जी का चुनाव है। उन्होंने जिस तरीके से पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा सक्रिय राजनेता वही थे, प्रचार भी उन्हीं के इर्द गिर्द हो रहा था, चेहरा भी उन्हीं का था, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से चेहरा घोषित किया हो न किया हो, उन्हीं के। और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे वो भी इतने ज्यादा सक्रिय नहीं थे जितने शिवराज सिंह जी सक्रिय थे। तो मैं मानता हूं ये जीत शिवराज सिंह चौहान की जीत है। तो मतलब मध्य प्रदेश का चुनाव जो है, भले ही बीजेपी ने चेहरा आगे ना है, या बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप का आप इसमें कितना मानते हैं? नहीं, डॉक्टर रमन की जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी के गारंटी की योजनाओं की जीत है, अमित शाह और नड्डा जी के मेहनत की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिसकी वजह से आज ये रुझान हम देख रहे हैं। रमन सिंह चौथी बार छत्तीसगढ़ को लीड करेंगे? नहीं, आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय विधायक दल की बैठक में होगा, और जिसको भी विधायक दल तय करेगा, दल का नेता बनाएगा और केंद्रीय नेतृत्व का से बात करके उसको आगे बढ़ाएगा। जनता क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकती है छत्तीसगढ़ की अगर सरकार? जो जन हमने घोषणा पत्र किया है, उस घोषणा पत्र को, वादा को निभाएंगे। रमन जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट छत्तीसगढ़ में है, पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है रुझानों में आगे है, और रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हमारे। तो बीजेपी के जो क्षेत्रीय क्षत्रप है वो ये कह पाने की स्थिति में फिलहाल नहीं है कि अब जीत मिल गई है तो वही मुख्यमंत्री होंगे। रमन सिंह को आपने सुना, कुछ यही हाल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का भी है। शिवराज सिंह चौहान के जो गांव के लोग हैं, उस इलाके के लोग, वो किस तरीके से खुशियां मना रहे हैं, जरा वो भी देखिए। खुशी सीएम हाउस में दिख रही है। ये सीएम हाउस है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का निवास, जहां पर सुबह से ही उनके इलाके के कार्यकर्ता आने लगे। उनके गांव के एक सज्जन हमारे साथ आए हैं जो उन्होंने उन पर शिवराज जी की 5वीं बार जीतने पे गाना लिखा है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवत सिंह चौहान, ग्राम भगवत सिंह चौहान। कौन सी कलाकार? मैंने कविता उनके जीवन पद्धति से बनाई, उन्हें शुरू से काम रहा है वो बनाई मैंने, और उनके जो अपने मध्य प्रदेश सुनाइए। देखना,
शिवराज जी चौहान, ये मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश की कहना है भैया मेरा, हर गरीब और मजदूर को, हर गरीब मजदूर को और उन्नत बना दिया, और मध्य प्रदेश को शिवराज ने ये जन्नत बना दिया, और मध्य प्रदेश को शिवराज ने ये जन्नत बना दिया। और किस्मत मध्य प्रदेश की चमकी है दोस्तों, और किस्मत मध्य प्रदेश की चमकी है दोस्तों, अरे लहरा के आसमान में ये झंडा दिखा दिया, अरे लहरा के आसमान में झंडा दिखा दिया। देखना साहब, पांचवी बार नहीं कहता हूँ, ये गर्व के साथ कहता हूँ अपने, देखना। और हिमालय से, ए भैया, हिमालय से हम मध्य प्रदेश की जनता का ऐसा आशीर्वाद है भैया के लिए क्या। और हिमालय से ऊंचा हो और तेरा हौसला, अरे हिमालय से ऊंचा हो भैया तेरा हौसला, अरे आज तक न हुआ वो करके दिखा दिया। क्या दिखा दिया? पांचवी बार ये दिखा दिया। ओ, अरे मध्य प्रदेश को शिवराज ने जन्नत बना दिया, देखना। ओ, अरे उन्होंने लाडली बहना योजना लाई और घर घर में खुशियाँ छाई, लाडली बहना चलाई और घर घर में खुशियाँ छाई। अरे बहनों, क्या बात है, अरे बहनों के भैया आपने जलवा मचा दिया, अरे बहनों के भैया। जश्न की तस्वीरें, ये भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में अश्विनी वैष्णव देख रहे हैं, वीडी शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है भोपाल में, वहां पर आप देखिए जश्न की कैसी जबरदस्त तैयारी चल रही है। बीजेपी 136 सीटों के साथ वहां सरकार बनाती हुई फिलहाल नजर आ रही है अब तक के रुझानों के मुताबिक। ऐसे में जो बीजेपी का मुख्यालय है भोपाल में, वहां पर इन तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला, कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और जश्न की तैयारी ना सिर्फ इन अलग अलग राज्यों की राजधानी में है, उनके इलाकों में है, बल्कि दिल्ली तक। जो खबर हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हो सकता है, वो पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे आज शाम। और ये आप देखिए जो बीजेपी के वहां प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा, किस तरीके से उनका स्वागत लोग करते हुए नजर आए। लोगों ने उन्हें इस तरीके से कुछ गोद में उठा लिया और उसके बाद आप देख रहे हैं चेहरे पर विजय मुस्कान साफ तौर पर। शिवराज सिंह चौहान के एक फैन को अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सुन रहे थे अक्कू जी, उस इलाके की खास तौर पर बात करें जो शिवराज सिंह चौहान का अपना इलाका है, वहां से किस तरह की सूचनाएं आपको मिल रही हैं? मैंने खुद गया था मैं और देखा था मैंने वहाँ बुद्धि में, बुधनी और भोपाल के रास्ता जो 70-72 किलोमीटर का है, उसके जहाँ उसका इलाका शुरू हो जाता है वो पूरा डेवलप लगता ही। एक खबर दे दूं दर्शकों को, वसुंधरा राजे इस वक्त 24,000 वोटों से आगे चल रही हैं।